dear student, welcome you all here in my channel. I am Ankita Singh, and as we are going through with the fifth chapter of history class 10th, we will continue with this chapter with another topic. And earlier we have studied about the photo industrial systems and how the industries and how the trading is going through in our country, that we have discussed. So in this we will move further और हम देखेंगे कि आगे किस तरह से डेवलपमेंट हुआ इंडस्ट्रीज़ का, कैसे कैसे इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप होने लग गए। पूरी जो वर्ल्ड है, पूरी दुनिया में जो ट्रेडिंग थी, जो ट्रेड था, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा था, बहुत ज़्यादा फास्टली एक्सपेंड हो रहा था ड्यूरिंग 17 एंड 18th सेंचुरी। 17th एंड 18th सेंचुरी में जो ट्रेडिंग था, ट्रेडिंग एक्टिविटी, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होने लग गई थी और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ सेटअप होने लग गए थे, क्योंकि हमने पहले वाले लेक्चर में ये पढ़ा था कि बहुत अच्छे रिलेशनशिप अब बन गए थे रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में, और मर्चेंट्स जो थे वो रूरल एरियाज़ के लोगों पे डिपेंड करते थे ताकि वो रॉ मटेरियल्स वहाँ से ले सकें और उसको फाइनिश गुड में कन्वर्ट कर सकें। देखते ही देखते बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारा कॉटेज इंडस्ट्रीज़ और सेटअप होने लग गई धीरे धीरे हमारी ही कंट्री में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग थी कंट्री साइड के लिए और कंट्री के बाहर भी, इसीलिए। और एक तरह से हमारी कंट्री की ट्रेडिंग को और ज़्यादा एक्सपेंड कर रही थी। सबसे अर्लीस्ट फैक्ट्रीज़ जो इंग्लैंड में सेटअप हुई थी वो 1730 पे सेटअप हुई थी, बट उसके बाद बहुत सारी नंबर्स ऑफ मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ जो 18th सेंचुरी में सेटअप होना स्टार्ट कर दिया, जिनमें मतलब कि इंडस्ट्रीज़ का जो मेन जो एक्सपेंड हो रही थी और जो बढ़ती चली जा रही थी, वो देखने को मिला 18वीं सदी में। और 19th सेंचुरी आते आते इंडस्ट्रीज़ जो थी वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गई थी किसी भी कंट्री का, स्पेशली इंग्लैंड के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट, एक बहुत लीडिंग पार्ट हो गई थी इंडस्ट्रीज़, और उन्हीं के साथ साथ ट्रेडिंग भी और ज़्यादा एक्सपेंड होने लग गई। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जैसे कि आपको पता है स्टीम इंजन के आविष्कार हुए, जैसे जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन, इम्प्रूव्ड स्टीम इंजन को प्रोड्यूस किया था, और ये न्यू स्टीम इंजन का जो प्रोड्यूस हुआ था और जो पेटेंट इसका हुआ था वो 1781 में हुआ था। इसी के साथ साथ बहुत सारे फाइनेंस हैंडमेड प्रोडक्ट्स भी बनते चले जा रहे थे, इंडस्ट्री सेटअप होती चली जा रही थी हैंडमेड प्रोडक्ट्स की, और ट्रेडिंग आगे बढ़ती जा रही थी। साथ ही साथ जो फैब्रिक है वो भी, और फैब्रिक का प्रोडक्शन जैसे कि सिल्क एंड कॉटन, इन सब का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था, और इंटरनेशनल मार्केट में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। मशीन इंडस्ट्रीज से पहले ही ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, सिल्क एंड कॉटन का प्रोडक्शन और उसकी ट्रेडिंग ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में। इंडिया में भी क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी, बहुत सारा ट्रेडिंग चल रहा था विदेशों से भी, और इंडिया की इंटरनल ट्रेडिंग भी कंट्री साइड्स में चल रही थी, तो यहाँ पे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे। पोर्ट्स मतलब बंदरगाह, जैसे जहाँ से लोड एंड अनलोड किया जाता है, जो भी आपका सामान होता है, शिपिंग की जाती है। तो पोर्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो सूरत था, मछलीपट्टनम था, हुगली, ये सब इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स थे जो कि ट्रेड के लिए यूज़ किए जाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि इंडिया में सेटअप थी, उसने बहुत सारे गोमिस्तास को अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। ये गोमिस्तास जो थे वो पेड सर्वेंट होते थे। वो इसलिए अपॉइंट किए गए थे क्योंकि वो सुपरवाइज़ कर सकें जो सप्लाई हो रहा है, जो मटेरियल उनको सप्लाई हो रहा है, रॉ मटेरियल सप्लाई हो रहा है, उसको सुपरवाइज़ कर सकें वीवर्स को,
और जो कलेक्शन आता था उसको सुपरवाइज़ कर सकें, एग्ज़ामिन कर सकें क्वालिटी ऑफ द क्लोथ्स, जो भी क्लोथ्स वगैरह सिल्क या कॉटन प्रोड्यूस हो रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो इंडिया में उसको उस पूरी जैसे फैक्ट्रीज़ जो सेटअप हुई थी उन सबको मॉनिटर करना, उन सबको एग्ज़ामिन करना, सुपरवाइज़ करना, उनके कामों को, उनकी क्वालिटी को सुपरवाइज़ करना, इसके लिए गोमेस्तास को अपॉइंट किया गया था। ये पेड सर्वेंट होते थे। बहुत सारी कॉटन एंड जूट मिल भी इस्टेब्लिश की गई हमारी कंट्री में, क्योंकि कॉटन जो था फैब्रिक था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था वर्ल्ड की मार्केट में, इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलरली यहाँ पे उसकी ट्रेडिंग होती थी। अब देखेंगे कि जूट एंड कॉटन इंडस्ट्री जो सबसे पहली जो इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे मिल्स जो सेटअप हुई थी इंडिया में, फर्स्ट कॉटन मिल जो थी जो इंडिया में सेटअप हुई थी वो थी 1854 में बॉम्बे में। और जो फर्स्ट जूट मिल इंडस्ट्रीज़ जो थी वो सेटअप हुई थी 1855 में बंगाल में। मतलब कि दोनों के ईयर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 1854 ये कॉटन मिल इंडस्ट्री सेटअप हुई थी बॉम्बे में, और 1855 में बंगाल में जूट मिल सेटअप हुई थी। तो ये आप याद रखिएगा कि फ़र्स्ट जो है कहाँ कहाँ सेटअप हुई थी हमारी कंट्री में। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे हैंड लेबर्स एंड स्टीम पावर की। हैंड लेबर्स की अगर हम बात करें तो हैंड लेबर्स वो थे जो मशीन्स में नहीं काम करते थे और वो हाथ से बने हैंडमेड गुड्स को प्रोड्यूस करते थे। तो हैंड लेबर्स की जो थे, हम उनकी लाइफ के बारे में इसमें बात करेंगे। जो वर्कर्स थे उनकी लाइफ कैसी थी। उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। एक तो हैंडमेड गुड्स एफ़र्ट बहुत ज़्यादा था, और उनकी जो वेजेस थी वो भी बहुत ज़्यादा कम थी। मतलब वो बहुत ज़्यादा सफ़रर थे, क्योंकि उनको सारा काम हैंड से ही करना पड़ता था। बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता था उनका टास्क, और उसके कंपैरिजन में जो वेजेस है वो भी बहुत ज़्यादा लो मिलती थी उनको। साथ ही साथ इनका जो काम था वो सीज़नल था। मतलब कि कभी वो उनको काम मिला और कभी नहीं मिला। जैसे कि मतलब कि सीज़नल एम्प्लॉयमेंट, जैसे हम लोगों ने पढ़ा भी है इसके बारे में। सीज़नल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सीज़न टू सीज़न काम मिलना, उसके बाद कुछ सीज़न तक आपके पास नो वर्क। ओके, तो ये क्या है, इसी तरह से उनकी लाइफ थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल थी और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। मतलब उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था एक मिनिमम अर्न करने के लिए। लो वेजेस का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जैसे लो वेजेस क्यों मिल रहा है, कभी कभी तो स्किल की कमी की वजह से भी लो वेजेस मिलता है। बट यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो था वो बहुत ज़्यादा रेयर था, और अनएम्प्लॉयड पर्सन बहुत ज़्यादा थे। तो मीन्स एज़ कम्पेयर टू द एम्प्लॉयमेंट, द अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर्स और नॉन वर्कर्स आर मोर। ओके, तो नॉन वर्कर्स अगर ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयड ज़्यादा है, तो जो एम्प्लॉयमेंट है वो तो लिमिटेड है। इसीलिए लोग सोचते थे कि जो भी मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है उतने में ही काम करना है, ताकि हम कुछ अर्न कर सकें और अपनी लाइवलीहुड को सस्टेन कर सकें। तो ये रीज़न था लो वेजेस पे काम करने का। और सीज़नल एम्प्लॉयमेंट का तो रीज़न आपको पता ही है कि सीज़न वाइज काम मिलता था, उसके वजह से कुछ समय वो अनएम्प्लॉयड रहते थे और कुछ समय वो काम पे रहते थे। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा पुअर। और इसीलिए ये जो वर्कर्स थे ये टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते थे। टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करने का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट? टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करने का मतलब होता है कि क्योंकि ये लोग काम कैसे कर रहे हैं, ये लोग हैंडमेड गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मशीन्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये इतने ज़्यादा स्किलफुल नहीं है कि ये मशीन्स को यूज़ करें। यहाँ हैंड लेबर्स की बात हो रही है। तो हैंड लेबर्स हैं तो वो तो सपोर्ट यही करेंगे कि मतलब मशीन्स का ना यूज़ किया जाए, ह्यूमन पावर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। इसी रीज़न से ये टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी गई, इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर दिया गया, मशीनरी आ गई, तो ह्यूमन पावर को रिप्लेस कर दिया जाएगा। और जो
थोड़ी बहुत गुंजाइश है कि एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, थोड़ा बहुत पैसे हमें कमाने का मौका मिल सकता है, वो भी मौका छीन लिया जाएगा अगर टेक्नोलॉजी आ जाएगी। इसी वजह से ये लोग टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते थे। ये लोग चाहते थे कि हैंडमेड को ही कंटिन्यू किया जाए। हेलो, हाँ डियर स्टूडेंट, नाउ सी दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज़। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज़। मतलब जो कॉलोनीज़ थी उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरह सा था। जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स का आधिपत्य था, वहाँ वहाँ कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रो कर रहा था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हम कॉटन टेक्सटाइल और इंडियन टेक्सटाइल की हम बात करेंगे और उससे हम समझेंगे। डियर स्टूडेंट, पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले ही कॉटन का प्रोडक्शन में इंडिया एक लीडिंग रोल प्ले कर रहा था। और ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी यहाँ पे क्या था, कॉटन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता था और इसकी वजह से ही कॉटन का यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता था ब्रिटिशर्स के आने से पहले ही। और इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन गुड्स बहुत ज़्यादा फेमस थे, और पंजाब से लेके गुजरात तक और स्पेशली बहुत सारी जगह पे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि पोर्ट्स थे हमारे इंडिया में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्ट्स थे, जैसे हुगली हो गया, सूरत, मुसलिपट्टनम हो गया। तो ये सारे जो एरियाज़ थे यहाँ से इनको एक्सपोर्ट किया जाता था, क्योंकि ये पहले से ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर था कॉटन हमारी कंट्री में, जिसकी पॉपुलैरिटी पूरी वर्ल्ड वाइड थी। मतलब इंटरनेशनल मार्केट में इसकी अच्छी खासी डिमांड थी, इसीलिए इसका एक्सपोर्ट और इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग लेवल से बढ़ रहा था। और इसका सारा प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो इंडियन मर्चेंट पे ही डिपेंड था, बट धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज़ ने इसको टेक ओवर किया। और ये यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी, इनने धीरे धीरे अपनी पूरी पावर को गेन कर लिया उसमें, कॉटन इंडस्ट्रीज़ में, और उस पूरे मार्केट को टेक ओवर कर दिया, उस ट्रेडिंग को पूरी टेक ओवर कर दिया, ताकि वो और ज़्यादा मतलब इससे और ज़्यादा मुनाफा कमा सके, क्योंकि हम लोग कॉलोनीज़ थे ब्रिटिशर्स की, इसीलिए उन्हें ये सारी चीज़ों को टेक ओवर कर दिया। और साथ ही साथ जैसे कि अभी हमने डिस्कशन किया था कॉटन एंड जूट, इन्होंने कॉटन एंड जूट मिल्स को सेटअप किया था बॉम्बे में, अभी जस्ट जो हमने डिस्कशन किया था, और जूट मिल्स को बंगाल में सेटअप किया था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाया जा सके हमारी कंट्री में, और उसका पूरा कंट्रोल और उसकी पूरी पावर इनके हाथ में हो। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी ये पूरे के पूरे ट्रेडिंग को टेक ओवर किया, और वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपने आप को पूरा इन्वॉल्व करके और उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया। इसके लिए इन लोगों ने जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कुछ इनने पेड सर्वेंट को अपॉइंट किया था जिसको गोमस्तास कहते थे। उनका काम होता था सुपरवाइज़ करना प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को, और साथ ही साथ ये जो एक एजेंट की तरह ये काम करते थे ईस्ट इंडिया के, जो कि सुपरवाइज़ करते, एग्ज़ामिन करते थे प्रोडक्शन को और उसकी क्वालिटी को। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पूरा होल सोल पोजीशन रखने के लिए, पावर कंट्रोल करने के लिए इसने बहुत सारी चीज़ें की थी। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी इंडियन ही प्रोड्यूसर्स को, जो कि इंडस्ट्रीज़ में ये सब प्रोड्यूस करते थे, कॉटन वगैरह मिल्स में जो प्रोड्यूस करते थे, उनको ऑर्डर देना स्टार्ट कर दिया, बड़े बड़े ऑर्डर्स। अब जब उनको ऑर्डर देना स्टार्ट कर दिया तो उनको रिक्वायरमेंट होती थी मनी की, और वो मनी और वो लोन की उनको रिक्वायरमेंट होती थी, ताकि वो अपनी ऑर्डर्स को मीट कर सकें, अपनी जो डिमांड थी उसको मीट कर, उससे अच्छी सप्लाई कर सकें वो। तो वो जो ऑर्डर के लिए जो उनको मनी की रिक्वायरमेंट थी, उसकी भी रिक्वायरमेंट एज अ लोन ईस्ट इंडिया कंपनी उनको प्रोवाइड करती थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो लोन प्रोवाइड करती थी, उससे वो अपने रॉ मटेरियल्स वगैरह ख़रीदते थे, और रॉ मटेरियल ख़रीदने के बाद जो भी प्रोडक्शन वो करते थे वो गोमस्तास को ही देते थे। तो इसका मतलब कि देखिए, गोमस्तास भी उन्हीं के सर्वेंट, पेड सर्वेंट थे। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन पॉपुलेशन को लोन प्रोवाइड कर रही है, उनको काम दे रही है, उनको
बड़े बड़े ऑर्डर्स प्लेस कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब इंडियन प्रोड्यूसर्स, जो इंडियन ट्रेडर्स थे, अब उनका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था उस चीज़ में। मतलब कि वो जो ट्रेडिंग कर रहे थे, उनकी जो ट्रेडिंग वर्ल्ड वाइड पहले थी, वो अब क्या हो गई, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू उनकी ट्रेडिंग हो रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी उनको ऑर्डर प्लेस करवा रही थी और उनको लोन भी दे रही थी। इसका मतलब अब पूरा उनके ऊपर पावर कंट्रोल थी। मतलब कि इनकी जो पूरे प्रोडक्शन में ईस्ट इंडिया कंपनी का अच्छा खासा रोल था, और अल्टीमेटली ये जितना भी प्रोडक्शन होता था वो उन्हीं के सर्वेंट्स के पास ही आता था, पेड सर्वेंट गोमस्तास के। तो मतलब जो ट्रेडिंग हो रही है वो उनके थ्रू ही हो रही थी। इसीलिए पूरा का पूरा इनने ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसका कंट्रोल अपने ऊपर ले लिया इस तरह से। यही उनकी इनकी जो ट्रिक थी, इनकी ट्रिक हथियाने की जो थी, इंडिया का जो टेक्सटाइल पावर था उसको हथियाने की थी, वो इस तरह से सक्सेसफुल हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को फ़ायदा भी काफ़ी हुआ, क्योंकि अब जितने भी जो बायर्स थे, इंडियन बायर्स थे, उनसे इंडियन प्रोड्यूसर का कांटेक्ट टूट गया था। अब वो कांटेक्ट किसके थ्रू होता था? ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू होता था। और इनका यही एक मोटिव था कि ये इंडिया अपनी ट्रेडिंग खुद से ना करे, वो हमारे कंट्रोल में रहे। और इसका एक इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि इंडियन प्रोड्यूसर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा अर्न नहीं कर पाते थे, उनको प्रॉफिट नहीं होता था। तो धीरे धीरे करके उनने ये सारा काम करना बंद कर दिया, और इससे पूरा जो होल जो पावर का कैप्चर था वो पूरा का पूरा चला गया ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। क्योंकि अब वो इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा पा रहे थे, उनको अच्छी अर्निंग नहीं हो रही थी, उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, इतना एफ़र्ट लगाने पे भी उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। इसी वजह से उन्हें ये सारा जो काम था उसको छोड़ दिया, और वो अपनी अपनी जॉब सब छोड़ के अब एक फार्मिंग एक्टिविटीज़ या फील्ड में काम करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। इंडियंस प्रोड्यूसर्स जो कि ये इंडस्ट्रीज़ में लगे थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में लगे थे, उन सब को छोड़ के अब वो एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ मूव होने लग गए थे। और इससे क्या हुआ, पूरा जो होल था ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, वो आ गया ब्रिटिशर्स के हाथ में। ये सारी चीज़ें करने से ब्रिटिशर्स को ही सबसे ज़्यादा गेन था, वही ज़्यादा प्रॉफिट में थे। क्योंकि अब इंडिया में जो इंडियन कॉटन और टेक्सटाइल की जो डिमांड थी पूरे वर्ल्ड में फॉरेनर्स की, वो सारी अब डिक्लाइन हो गई थी। और अब क्या होता था, अब ब्रिटिशर्स को ये पता था कि इंडिया में जो है लोग इतनी ज़्यादा कॉटन की इतनी ज़्यादा डिमांड करते हैं, और उनको कॉटन चाहिए ही चाहिए। इसीलिए जो मैनचेस्टर, इंग्लैंड में जो मैनचेस्टर एक जगह है, वहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया गया, और वहाँ पे मशीन मेड गुड्स को प्रोड्यूस किया गया। इससे क्या हुआ, इंडिया में क्योंकि कॉटन की डिमांड कभी ख़त्म नहीं हो सकती थी, इसीलिए वहाँ से प्रोड्यूस करके इंडिया में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब इससे इंडिया में एक्सपोर्ट किया, और इंडिया वाले बाहर से उसको इम्पोर्ट कर रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ, अब उनकी अच्छी खासी मार्केट बन गई, और इंडियन मार्केट जो 33% थी कॉटन वीवर्स की और कॉटन टेक्सटाइल की, वो अब जाके डिक्लाइन हो गई और 3% में आके रुक गई। मतलब कि इंडिया की पूरी मार्केट को ख़त्म कर दिया उन्होंने, और अपनी मार्केट को इंडिया में स्टैब्लिश कर दिया। यही उनका मेन मोटिव था, क्योंकि इंडिया का कॉटन बहुत ज़्यादा पॉपुलर था वर्ल्ड वाइड। इसीलिए इनने अपनी पावर बना के इंडिया के अंदर अपनी ही चीज़ों को यहाँ पे सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। इंडिया की जो सिचुएशन है वो तब इम्प्रूव हुई जब इंडिया में फैक्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हुई धीरे धीरे। लेकिन इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि किस तरह से इंडिया में फैक्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हुई। ये तो हमने पढ़ा था कि फॉरेनर्स और ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया का जो कॉटन टेक्सटाइल था वो किस तरह से पॉपुलर था, और किस तरह से उनने इंडियन के कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को डिज़ाइन करके अपनी मार्केट को सेटअप किया वर्ल्ड वाइड। सो डियर स्टूडेंट, इतना ही था इस लेक्चर में। मेरे साथ जुड़े रहिए। आई विल प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर।
Till then, you just revise it, go through with it with your NCERT book. You will find everything in your NCERT. With the help of this lecture, you can easily understand what is the topic in these chapters, and you can easily understand the summary of the chapter also. So, dear student, thank you for watching. Till then, bye bye. But of course, don't forget to subscribe my channel, like it, share it also with your friends, and try to cover your syllabus with the help of the videos I will provide to you, and the next lecture I will provide you very soon. Till then, bye bye, take care, dear student.